नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर नवनीत प्रिया शर्मा रीतिकाल को समझने की निरंतरता में 2 कक्षाओं में हम रीतिकाल का परिचय, परिस्थितियाँ, तत्कालीन परिस्थितियों के कवि मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव, विवादास्पद नामकरणों के तथ्य एवं सत्य एवं रीतिकाल नामकरण की सर्वमान्यता के बारे में विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ चुके हैं। रीतिकालीन काव्य को भली भांति हृदयंगम करने हेतु आज हम रीतिकालीन प्रवृत्तियों को सोदाहरण समझेंगे। बच्चों, रीतिकाल कविता की विषय वस्तु एवं कवि कर्म की दृष्टि से अपने से पहले के काल भक्ति काल से पूर्णतः भिन्न मार्ग पर चला। भक्ति काल में जो काव्य सृजन स्वांत सुखाय अर्थात अपनी आत्मा के सुख के लिए किया जाता था, रीतिकाल में आकर नृप सुखाय अर्थात अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखा जाने लगा। भक्ति काल के कवि का मन संतन को कहाँ सीकरी सो काम द्वारा दरबारी ऐश्वर्य से पूर्णतः अपनी निसंगता का घोष करता था। इसके विपरीत रीतिकाल के कवि की कविता दरबारी संस्कृति में ही अपनी आंखें खोलती है और राजमहलों की कलात्मक चमक दमक से अपनी कविता के यौवन का श्रृंगार भी करती दिखती है। बच्चों, सतही स्तर पर यदि हम देखें तो रीतिकालीन कवियों की विषय वस्तु में श्रृंगारिक भावना के कारण एक रूपता सी प्रतीत होती है, किंतु यदि हम गहराई में जाएं तो उनकी प्रेमाभिव्यक्ति एवं काव्य शैली में पर्याप्त भिन्नता है। इसीलिए रीतिकाल के काव्य को विद्वानों ने 3 धाराओं में विभाजित किया है, जिसे हम रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा एवं रीतिमुक्त काव्य धारा के नाम से जानते हैं। इन तीनों धाराओं का अध्ययन आप पहले के वीडियो में कर चुके हैं, अतः हम यहाँ रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। रीतिकाल की पहली सामान्य विशेषता है लौकिक श्रृंगारिकता। रीतिकालीन कवियों का मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार रहा है। भक्तिकालीन ईश्वरोन्मुख सूक्ष्म प्रेम को हम रीतिकाल में सुरा सुंदरी के स्थूल प्रेम में तब्दील होते देखते हैं और इसकी स्वीकारोक्ति वे स्वयं खुले कंठ से निसंकोच करते हैं। वे कहते हैं, सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है। सेज है, सुराई है, सुरा है और प्याला है। सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। दरअसल उस समय का वातावरण और परिवेश रीतिकालीन श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के दोनों भेदों संयोग,
एवं वियोग के सुंदर चित्र उकेरे हैं। उन्होंने संयोग के अंतर्गत रूप सौंदर्य, दर्शन, श्रवण, स्पर्श आदि का खुलकर चित्रण किया है। नायक नायिका के हाव भावों के चित्रण में इनकी लेखनी बहुत ही रमी है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि बिहारी का एक उदाहरण देखिए। वे लिखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे, सोह करे भोहन हसे, देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रससिद्ध कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। जिस प्रकार रीतिकालीन कवि संयोग श्रृंगार चित्रण में संयोग की विभिन्न दशाओं का चित्रण करने में सफल रहे हैं, ठीक वैसे ही वे वियोगिनी की 10 दशाओं का चित्रण करने में भी सफल रहे हैं। इन्होंने वियोग में नायिका की मानसिक दशाओं जैसे अवसाद, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप का कई स्थलों पर भली भांति भिन्न भिन्न तरीके से वर्णन किया है। विरह में महाकवि देव की नायिका की दशा तो देखिए। वे लिखते हैं कि सासन ही सो समीर गयो अरु, सासन ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो ढरी, आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो घुन ले अपनो अरु, तेज गयो घुन ले अपनो अरु, भूमि गई तन की तनुता करी, भूमि गई तन की तनुता करी। रीतिकालीन कवियों ने खंडिता, मानवती, प्रोषित पतिका आदि कई नायिकाओं के विरह का वर्णन किया है, पर इनके विरह वर्णन में ऊहात्मकता भी कहीं कहीं दिखाई देती है। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम इन 2 विद्वानों के कथन को यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। पहले हम डॉक्टर भगीरथ मिश्र के कथन को लेंगे। वे कहते हैं कि रीतिकालीन कवि प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर नहीं जा सके, क्योंकि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण भोगपरक था। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए हैं। रीतिकाल के श्रृंगार की सबसे बड़ी सीमा यह है कि उस काल में नारी चित्रण में विविधता का सर्वथा अभाव है। नारी यहाँ पर केवल कामिनी है, सुंदरी है और भोग्या है। इतना होते हुए भी डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम कह सकते हैं कि साचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। इसकी अभिव्यक्ति में इन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, इसीलिए उनकी श्रृंगारिकता में अप्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न
ग्रंथियाँ नहीं हैं, न वासना के उन्नयन अथवा प्रेम के अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित प्रयत्न ही दिखता है। जीवन की वृत्तियाँ उच्चतर अभिव्यक्ति से चाहे वंचित नहीं रही हो, परंतु श्रृंगारिक कुंठाओं से ये मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुटन अथवा मानसिक छलना नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहे गए प्रस्तुत कथन में रीतिकालीन श्रृंगारिकता का निष्पक्ष विवेचन है। बच्चों, रीतिकाल की अन्य मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति का चित्रण आलम्बन रूप में ही अधिक हुआ है। प्रकृति का आश्रय रूप या स्वतंत्र रूप में कम ही चित्रण हुआ है। संस्कृत काव्य परंपरा में वाल्मीकि, कालिदास आदि कई कवियों ने प्रकृति के सुंदर बिंब उकेरे हैं, किंतु रीति कवि दरबारी कवि था। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण के स्थान पर दरबार का बद्ध परिवेश ही उसकी काव्य भूमि था। अतः प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र यहाँ हमें देखने को नहीं मिलते। उसमें प्रकृति का चित्रण नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल हुआ है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण षट ऋतु और 12 मासे की चित्रण पद्धति पर हुआ है। लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल की एक सर्वप्रमुख विशेषता है और यह एक ऐसी विशेषता भी है जो इसे हिंदी साहित्य के अन्य कालों से अलग स्थान देती है। रीतिकाल में यह प्रवृत्ति वास्तव में संस्कृत साहित्य से आई थी। रीतिकालीन कवि वास्तव में काव्य रचना के प्रति अत्यंत सचेत थे। अतः अपनी कविता को निर्दोष बनाने के लिए उन्होंने संस्कृत के आचार्यों जैसे भामा, रुद्रट, आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट, विश्वनाथ आदि का अनुकरण करते हुए काव्य लिखने के लिए पहले लक्षण ग्रंथों की रचना की और फिर उन्हीं लक्षणों के अनुरूप काव्य सृजन भी किया। ऐसा करना उनके लिए समय की मांग भी थी, क्योंकि उस समय कोई भी कवि रीति शास्त्र के ज्ञान के बिना राज दरबार में सम्मानित नज़रों से नहीं देखा जाता था। पर बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि 2 नावों पर सवार होने से कभी गंतव्य नहीं मिलता है, वैसे ही न तो इन्हें आचार्यत्व में पूर्ण सिद्धि मिली और न ही कवित्व में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इन रीतिकारों के रीति ग्रंथों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का ज्ञान अधूरा ही समझना होगा, क्योंकि इन्हें स्वयं भी रीति शास्त्र का परिपक्व ज्ञान नहीं था। शुक्ल जी की प्रस्तुत आलोचना के बावजूद रीतिकाल की इस प्रमुख प्रवृत्ति के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र इस संदर्भ में कहते हैं कि
यह तथ्य है कि हिंदी काव्यशास्त्र या रीति ग्रंथों के द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो पाया, फिर भी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के अध्ययन में इस प्रकार के काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। रीतिकाल की शेष प्रवृत्तियों का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।